बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा अभी बताया गया कि मैं साहित्यकार नहीं हूँ और कला के किसी भी रूप में इस समय मैं वहाँ एक्टिव नहीं हूँ, लेखक ज़रूर हूँ। लेकिन मैं सोशल साइंस के फील्ड का हूँ, तो एक तरह से यहाँ ऑड मैन आउट हूँ। लेकिन जो विषय है जिस पर मैं बोलने जा रहा हूँ, जो विषय मुझे प्रियंवद जी ने कहा था बोलने के लिए, वो विषय निश्चित रूप से सबके सरोकार का है, चाहे आप सोशल साइंस में हों, कला की किसी भी विधा में हों या आप साहित्यकार हों। उन्होंने मुझे विस्थापन पर बोलने के लिए कहा कि आप विस्थापन पर बोलें। विस्थापन एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर में काफ़ी सोचा गया है, काफ़ी लिखा गया है, काफ़ी चर्चा हुई है। ख़ास तौर से 80 और 90 के दशक में ये एक बड़ा विषय था और एक तरह से कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि पीपल्स मूवमेंट में भी और उसके कारण से बाद में एकेडमिक्स के डिस्कोर्स के केंद्र में भी एक समय तक विस्थापन का सवाल या फिर उसमें रिलीफ और रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट का सवाल, ये सब केंद्र में एक समय में रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सरोकारों के हिसाब से देखा जाए तो ये सवाल आप सबके सरोकार का ही विषय है। देखिए, पहले तो ऐसे कहें कि 1947 में देश की आज़ादी के बाद जो लोग आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे और जो सत्ता में आए थे और जो नेतृत्व था, तो उनके सामने सवाल क्या थे? उनके सामने उन्होंने जैसे सवालों को डिफाइन किया या फॉर्मुलेट किया, उसे एक आधुनिक भारत के निर्माण इस तरह से इसको डिफाइन किया गया या इसी तरह से भविष्य को ऐसे ही कंसेप्चुअलाइज किया गया, जिसके केंद्र में मॉडर्निटी है, मॉडर्न और मॉडर्निटी का जो सोच है वो उसके केंद्र में है। अगर ये कहा जाए कि एक आधुनिक भारत, जिसे आजकल विकसित भारत तक उसका विस्तार कर दिया गया है, तो जो आधुनिकता या आधुनिक भारत की उस समय की कल्पना क्या है, तो उसमें सड़क, पानी, बिजली वगैरह तो है ही, और साथ साथ मूलतः एक औद्योगिक देश जहाँ उद्योग हों, और साथ साथ इसलिए और साइंस और टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, जो कुछ उपलब्ध है, उन सब को शीघ्रता से हासिल करने वाला देश और उसका उपयोग करने वाला देश, और साइंस टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग के जरिए भारत को आगे बढ़ाना वाला एक आधुनिक भारत, इसी प्रकार की कल्पना है। क्योंकि यहाँ शब्द एक तो आधुनिक भी है और दूसरा वो भारत है, और भारत जो शब्द है, उस भारत में हम लोग जैसे समझते हैं कि भारत क्या है, तो यहाँ के लोग हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक देश को और भारत को जो शासन में हैं, जिनके हाथ में ये जिम्मेवारी है कि वो भविष्य की ओर को डिफाइन करें और वहाँ आपको आगे लेकर जाएं, उनके डिफिनीशन में या उनके कंसेप्चुअलाइजेशन में भारत लोगों के रूप में ही हो, उनके लिए वो उन तमाम चीज़ों के बारे में है जिससे कि वो समझते हैं कि लोगों को लाभ होगा और लोगों का फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या हुआ या नहीं हुआ, ये एक अलग सवाल है। लेकिन आप कह सकते हैं कि उस कंसेप्चुअलाइजेशन में वही उसका अंतिम परिणाम होना था कि लोगों को उसका लाभ मिलना था। इसीलिए जो भारत की जो में विकास की या आधुनिक भारत की जो नींव रखी गई, उसमें आप देखें कि बड़े पैमाने पर हाइड्रो जैसे इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स थे, डैम की नींव रखी गई, बड़े उद्योगों की नींव रखी गई, खास करके जो आधारभूत संरचना वाले उद्योग हैं उनकी नींव रखी गई। मैन्युफैक्चरिंग, जिसे आजकल हम लोग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री कहते हैं ज़्यादातर, उनकी बारे में भी वो था। लेकिन मूल रूप से जो बड़े जो ढांचागत उद्योग हैं, फिर माइनिंग का क्षेत्र है, इन सबों के बारे में स्टेट ने ही बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि उसके पीछे आज़ादी के पहले से ही चिंतन चल रहा था कि आगे के भारत में को क्या नीति अपनानी है, यहाँ तक कि उद्योग को लेकर के भी क्या नीति अपनानी है। और उसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप था, एक बॉम्बे प्लान था, और उसने ये माना कि हम इतने सक्षम नहीं हैं कि आधारभूत संरचना में हम खर्चा कर पाएँ या उसकी जिम्मेदारी लें। जैसे इस्पात उद्योग है तो इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है टाटा का, और जो जमशेदपुर का जो कुछ था उसके अलावा, तो ऐसे आधारभूत जो उद्योग हैं उसमें स्टेट को बड़ी भूमिका निभानी है। तो स्टेट ने ये भूमिका निभानी शुरू की और बड़े पैमाने पर इसमें विस्थापन हुआ। और लेकिन ये एक आधुनिक भारत के निर्माण का प्रोजेक्ट था,
इसलिए विस्थापन का सवाल 1980 के पहले ये कभी सवाल नहीं बना। तो आज़ादी के बाद आप कह सकते हैं कि कम से कम 3 या 4 दशक तक ये कोई सवाल नहीं था, और इस बीच में बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। कितना विस्थापन हुआ ये हम लोग ठीक नहीं जानते, क्योंकि भारत में कितना विस्थापन हुआ है इसका कोई अलग से अध्ययन नहीं है। एक बड़ा अध्ययन पहली बार जो हुआ वो मेरे ख्याल से वाल्टर फर्नांडिस इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट दिल्ली में उन्होंने जो अध्ययन किया, संभवतः 1992 में वो अध्ययन आया था, जहाँ पर उन्होंने एक अनुमान दिया था कि करीब 1 करोड़ 80 या 85 लाख के आसपास, ऐसा ही कुछ एक आंकड़ा भी है, मैंने नोट किया है इसको, जिसमें उन्होंने माना था कि 1 करोड़ 83 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। और इस विस्थापन में 1 करोड़ 40 लाख तो डैम और कनाल इसके कारण हुए, 21 लाख लोग माइनिंग के कारण, और बाकी 24 लाख लोग इंडस्ट्रीज में हुए, जिस इंडस्ट्रीज में थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी आते हैं या बाकी इंडस्ट्रीज भी आते हैं। इसके अलावा कुछ संख्या थी जो आपको हाईवेज के कारण से डिस्प्लेसमेंट हुए और अन्य तरह के हैं। और इस डिस्प्लेसमेंट के शिकार कौन हुए, तो वहाँ भी उन्होंने, उनके अध्ययन से ये दिखता है कि 40% से ज़्यादा वो आदिवासी थे जो इसका शिकार हुए। और आमतौर पर जब भी डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्कोर्स है तो उसमें आधुनिक भारत को लेकर के नेहरू के एक बयान की एक पूरा भाषण है। जब हीराकुड डैम की उन्होंने आधारशिला रखी थी उड़ीसा में 1948 में, तब उन्होंने जो बयान दिए थे, और फिर सब्सिक्वेंट बयान बाद में भी 50 के दशक में भी हैं, लेकिन जो पहला बयान है 1948 में हीराकुड डैम की आधारशिला रखते समय में उन्होंने, मैं उसकी केवल 2 पंक्ति बताता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था, इफ़ यू हैव टू सफ़र यू शुड डू सो इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। यानी कि अगर इस आधुनिक भारत के निर्माण के लिए अगर किसी को कुछ कुर्बानी देनी है, कुछ उसके लिए सफरिंग है, होना है, तो आप सफ़र कीजिए, ये देश के इंटरेस्ट में है। सवाल वही है कि एकलव्य कौन बनता है, अंगूठा किसका कटता है ना। तो ये फादर वाल्टर फर्नांडिस के अध्ययन ने पहली बार करीब 92 में ये दिखाया कि 1990 आते आते तक, और यानी कि वो आप 50, 60, 70, 80 का, यानी कि 4 जो दशक थे, उस 4 दशक में जितना फादर वाल्टर फर्नांडिस कर पाए, जितना वो आकलन कर पाए, वो आकलन करीब 2 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। यानी कि ये वास्तविक संख्या निश्चित रूप से ज़्यादा होगी। और बाद में कई और कोशिशें हुई जानने के लिए कि कितना विस्थापन हुआ होगा। और एक समय था 1997, 98, 99, इस पीरियड में मैं एक्चुअली विस्थापन के सवाल पर मैं मसूरी लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में था, तो मेरे रिसर्च का एक बड़ा एजेंडा ये था। और फिर बाद में प्लानिंग कमीशन की कमेटी बनी थी रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट की पॉलिसी बनाने के लिए, उसमें मैं भी था, उसमें महाश्वेता देवी थी, यानी कि उन्होंने उस समय में साहित्यकारों को भी इस तरह की जगह दी थी। तो उस समय ये शायद साल 2000 के आसपास में, या कि शायद बाद में, लेकिन डॉक्टर NC सक्सेना जो प्लानिंग कमीशन के सेक्रेटरी भी हुए, और जब मैं गया था, मसूरी एकेडमी के डायरेक्टर थे, तो उनका एक अध्ययन आया था जिसमें उनका आकलन था, जो मुझे वर्ष याद नहीं है, मैं ढूंढ नहीं पाया, जिसमें उन्होंने करीब 5 करोड़ विस्थापित लोगों के बारे में उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने इतने लोगों के बारे में खोजा है। उसकी मेथोडोलॉजी पर सवाल हो सकता है कि वो कम आंका गया ऐसा, क्योंकि जो अनऑफिशियल सोर्सेज हैं वो 10 करोड़ से ऊपर इस आंकड़े को रखते हैं। खैर, तो ये जो पूरा सवाल था कि विकास के लिए कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करना होगा, और ये सेक्रीफाइस लोग करते रहे, कोई नहीं जानता। उदाहरण के लिए HEC के लिए अगर 30-35 हज़ार एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई, कोई नहीं जानता कि जिन आदिवासियों को वहाँ से बेदखल किया गया, उन आदिवासियों का क्या हुआ, वो कहाँ गए थे, वो क्या किए बाद में, कितनों ने सुसाइड किया, कितने उसमें मजदूर बने, और औरतों का क्या हुआ, वो कहाँ गई, कितने उसमें से देह व्यापार के क्षेत्र में चली गई, कितनों को वहाँ से ट्रैफिक किया गया, हम कुछ नहीं जानते। और ये दुखद है कि हायर एजुकेशन पर ख़ास तौर से जोर दिया गया आज़ादी के बाद में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बनी, लेकिन जिन चीज़ों पर सबसे कम रिसर्च हुआ, और ये पूरी तरह से स्थापित है, ये माना जाता है कि जिन चीज़ों पर हमने सबसे कम रिसर्च किया उसमें ये विस्थापन का भी सवाल है। और इसका एक कारण है, एक वैचारिक, और आप कह सकते हैं कि पूरा आइडियोलॉजिकल कारण ये है, क्योंकि ये सब आधुनिक भारत के निर्माण की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया और घटक के रूप में देखे गए, इसीलिए
ये इसे रिसर्च का विषय समझा ही नहीं गया, ये टेकन फॉर ग्रांटेड जैसे लिया जाता है या गिवन जैसे कहा जाता है, ये सब कुछ गिवन था। तो इसीलिए भी हमारे पास आंकड़े नहीं। लेकिन हुआ परिवर्तन तब जब 1980 के दशक में जो सरदार सरोवर डैम है इसके के खिलाफ में आंदोलन की शुरुआत होती है। और आप कह सकते हैं जिसको पीपल्स मूवमेंट हम कहते हैं, आमतौर पर जन आंदोलन कहते हैं, वो विकास के सवाल पर जन आंदोलनों की एक बड़ी शुरुआत। आप छोटे छोटे कुछ और उदाहरण देंगे, हो सकता है मेरी अज्ञानता भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ा आंदोलन जिसने सबका ध्यान खींचा, जिसने इसको एक मुद्दा बनाया, वो था सरदार सरोवर डैम के खिलाफ में जो आंदोलन चला, जिसके नेत्री के रूप में आप मेधा पाटकर को जानते हैं। लेकिन केवल मेधा पाटकर नहीं, धर्माधिकारी और बाकी कई लोगों को इसमें नाम निकला। और उसके बाद तो स्वर्ण रेखा, कोयल कारो प्रोजेक्ट और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर के चर्चा हुई और इसका विरोध होना शुरू हुआ। अब इस विरोध में आप कह सकते हैं कि दो धाराएं हैं या दो तरह के इसके साथ चिंतन है, और एकेडमिक लिटरेचर में भी इस पर काफ़ी चर्चा की गई है। एक चिंतन वो है जो कि इस पूरे विकास की अवधारणा को ही पर सवाल खड़ा करता है और विकास के किसी अल्टरनेटिव मॉडल की बात करता है, यानी कि जिसे ये डिस्प्लेसमेंट पसंद नहीं था। यहाँ पर चर्चा आती है कि जो ये पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मॉडल है या जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो प्रेरित जो पूरी औद्योगिक जो सभ्यता है, ये डिस्प्लेस करेगी ही, इसमें यही होना है। तो ये इस पूरी सोच को, ये जो पूरा इकोनॉमिक मॉडल है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक मॉडल है, और आज के समय में आप उसमें चूँकि सर्विस सेक्टर आ गया है तो आप पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक मॉडल उसको भले बोल दें, लेकिन इंडस्ट्रियल या पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक मॉडल जो है ये डिस्प्लेसमेंट ही करेगा और डिस्प्लेसमेंट के अपने दुष्परिणाम होंगे, जिस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे और थोड़ी सी वर्ल्ड बैंक के बारे में भी इस पर चर्चा करेंगे। तो ये बात उसने, इस मूवमेंट ने उठाया और ये बाद में जा कर के NAPM जो बना, नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट बना, उसके शुरुआती लिटरेचर दुर्भाग्य से वो मेरे पास भी एक्सेसिबल इसमें नहीं है, लेकिन एक समय में चूँकि हमने उसको ध्यान से पढ़ा था उस सब लिटरेचर को, और जो दिल्ली में पीपल्स साइंस फोरम बना था वहाँ पर से जो लिटरेचर आया, डेवलपमेंट डायलॉग की पूरी सीरीज निकली, वहाँ पर इस बात को लाया गया कि अब तक क्या सोच था, आप जो पूरा डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से नहीं देखते थे कि ये पूरी औद्योगिक सभ्यता के साथ अनिवार्य रूप से आएगा। इसका जो आर्टिकुलेशन है, जो स्टेट का जो आर्टिकुलेशन है, वो अलग शब्दावली में आता है, उस अलग जार्गन में आता है। लेकिन उसको जानने के पहले सवाल ये था कि जो इसके बारे में सोचा ये जाता था कि सारी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि निजी आधिपत्य है संसाधनों पर, और स्टेट के जरिए भी जो संसाधनों पर आधिपत्य है, स्टेट का जो आधिपत्य है, ये भी फाइनली निजी इंटरेस्ट को वो सर्व करता है, कॉर्पोरेट को सर्व करता है। इसीलिए अगर संसाधनों का अगर सार्वजनिकरण हो जाएगा, जिस समय में उत्पादन के साधनों को का स्वामित्व निजी के बजाय सामूहिक हो जाएगा, इन समस्याओं का समाधान होगा। ये एक हम तो मार्क्सवादी धारा से आते थे, कभी एक्टिव थे उस फील्ड में बहुत ज़्यादा, तो हमने ऐसा ही इसको समझा था। लेकिन NAPM ने पहली बार इस चीज़ को अच्छी तरह से स्थापित किया कि आप भक्तिभाव से देखने के बजाय देखें कि चीन में क्या हुआ है डिस्प्लेसमेंट को लेकर के, और चीन ने रिहैबिलिटेशन को कहा कि ये भी एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि जिस तरह से गरीबी डिस्प्लेस लोगों के बीच में बढ़ी, और वो लंबा समय होता है, अगर आप यहाँ ट्रैक नहीं करते, वहाँ लोगों ने ट्रैक किया तो ये देखा कि ये चाहे 10, 20 साल, 40 साल में भी वो समाप्त नहीं होता उसका प्रभाव। और उसके प्रभाव के मैं सांस्कृतिक आयामों की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल आर्थिक आयाम में 4-5 जो मेजर पार्ट है उसको भी देखें तो ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सोवियत संघ का उदाहरण लें या तमाम तरह के ईस्टर्न यूरोपियन जो देश जो कि सोशलिस्ट पार्टियाँ जहाँ पर सत्ता में थीं, इससे काम नहीं बनता। संसाधनों के स्वामित्व से मामला नहीं है, बल्कि उत्पादन की जो पूरी पद्धति है, सवाल उसी का है। इसीलिए अल्टरनेटिव सोच की बात 1980 सरदार सरोवर का जो पूरा आंदोलन था, इस आंदोलन ने ये सवाल, महत्वपूर्ण सवाल उठाया, जो दुर्भाग्य से बाकी जो राजनीतिक धाराएं थीं, भले ही उनके अंदर में कितनी भी ओजस्विता हो या बाकी सवालों पर उन्होंने बहुत आंदोलन किए, सेक्रीफाइस किया, जो भी किया, उसके बावजूद ये जो डेवलपमेंट का जो पूरा प्रश्न था, उसके साथ डिस्प्लेसमेंट का जो प्रश्न है, इसमें सोच में बुनियादी तौर पर उनमें और जो शासन में है वहाँ कोई फर्क नहीं था।
तो और आप इसका फाइनली उदाहरण आप सिंगूर को अगर याद करेंगे तो आप अपने ही देश में देखेंगे कि जनता उसका फिर किस तरह से प्रतिकार करना, जब ये आज का समय है, ये 60-70 का समय नहीं था जब आप किसी को भी विस्थापित कहीं से भी कर देते। तो कुल मिला के सवाल अब ये था कि इस विकास की अवधारणा को चैलेंज करने का। लेकिन वहीं से एक और धारा फूटी, उसने कहा कि ये तब तो अलग सवाल, अब क्या इतिहास रिवर्स होगा? तो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन नहीं तो कौन सा सिविलाइजेशन? क्या आज हम फिर से वापस जाएंगे कि दिन की रोशनी में ही जितना काम चलता है उतना चलाओ, रात पूरे रात अंधेरे के लिए है? किरासन तेल तक जलाने के लिए भी आपको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। क्या अब हमको बिजली नहीं चाहिए? क्या हमको ये माइक नहीं चाहिए? ये बनाने के लिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करनी पड़ती है, इसके लिए भी लोगों को विस्थापित करना पड़ता है। क्या ये स्पीकर नहीं चाहिए? क्या नहीं चाहिए आपको? आपको ये सब कुर्सियाँ लगाए हुए हैं, हॉल है, सब कुछ चाहिए, सारी चीज़, इतना लोहा लकड़ लगा हुआ है यहाँ पर, सब कुछ के लिए विस्थापित करना पड़ेगा लोगों को। कहा कि इतिहास तो इरिवर्सिबल होता है, बहुत सारी चीज़ें इरिवर्सिबल होती हैं, अब रिवर्स नहीं होगा, दुनिया वहाँ नहीं जाएगी। मान के चलना होगा कि डेवलपमेंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, ये सिनोनिमस है तो है, दोनों पर्यायवाची हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पर फ़र्क है वो ये कि पहले जिनको आप विस्थापित करते थे उनका क्या होता था कुछ पता नहीं, उनका क्या हुआ ये नहीं मालूम। अब अच्छा रिहेबिलिटेशन करना होगा, रिसेटलमेंट बेहतर करना होगा, कंपनसेशन बेहतर ढंग से देना होगा। सरदार सरोवर के ही आंदोलन के क्रम में एक पूरा हिस्सा, खास करके गुजरात के अंदर में, वो इससे अलग हो गया, उसने बेहतर रिहेबिलिटेशन, बेहतर रिसेटलमेंट की मांग की, और उसके कारण से फिर डिस्प्लेसमेंट, धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट का सवाल और जो वो मार्जिनलाइज होना शुरू हुआ, और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट के कारण को मानते हुए और रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट का सवाल, ये प्रमुखता से ये सवाल सामने आता चला गया। लेकिन सरदार सरोवर, ये आप नहीं कह सकते हैं कि इसका कोई योगदान नहीं था इस मूवमेंट का जो रिलीफ रिहेबिलिटेशन के लिए था, क्योंकि ये मूवमेंट भी बार बार आपको कुछ सवाल छोड़ जाता है, और मैं उन सवालों को ये रेखांकित करना चाहूँगा। ये जिन सवालों को छोड़ता था वो तो सवाल यही था कि डिस्प्लेसमेंट का निर्णय कौन लेगा, कौन तय करेगा कि ये प्रोजेक्ट ज़रूरी है, कितना ज़मीन इसके लिए चाहिए, कितनी ज़मीन चाहिए, या कि इसमें पब्लिक पर्पस क्या पूरा होता है। तो जो पूरा आप देखें एक जार्गन है हमारे सामने, वो जार्गन में कुछ खास शब्द हैं, इसको याद रखना जरूरी है, जिसमें एक शब्द है पब्लिक पर्पस। स्टेट डिफाइन करेगी, और स्टेट को डिफाइन करने के लिए खास पावर दिया गया जिसको बोलते हैं एमिनेंट डोमेन। स्टेट का एक एमिनेंट डोमेन है, स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, है ना, जिसमें कॉर्पोरेट भी आते हैं। पीपल का मतलब हम ही लोग या सब गरीब लोग ही नहीं, सारे लोग। वो ये तय करेगी कि क्या पब्लिक पर्पस है, और उस पब्लिक पर्पस को आज नहीं लेकिन अल्टीमेटली पब्लिक के वेलबींग किसके माना जाता है, सब कुछ परकोलेट करेगा और सबको लाभ होगा। अभी नहीं होगा, बाद में होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा। जैसे ये कह सकते हैं कि आज सबको घर में बिजली चाहिए, अगर हर घर को बिजली पहुंचानी है तो अब बिजली का प्रोडक्शन, ये अभिजात्य का सवाल ही नहीं रह जाएगा। अगर हर मुसहर के घर में भी बिजली जानी है तो ये अब लोक और अभिजात्य का सवाल यहाँ कैसे फिर रहेगा। आप कह सकते हैं बिजली बनाने में प्रॉफिट किसको हो रहा है और अभिजात्य एक है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल गुड है ना, वो एक पब्लिक पर्पस बन जाता है। और यहाँ लोक के लिए कई ट्रांसलेशन हो सकते हैं, अंग्रेजी में फोक भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, कई तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन पब्लिक भी उसका एक ट्रांसलेशन है। तो लेकिन ये सवाल आए तो एक उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ कि जिस क्षमता का HEC है, जो उसकी प्रोडक्शन क्षमता है, उससे थोड़े ज़्यादा प्रोडक्शन क्षमता से गोपालपुर में एक स्टील प्लांट टाटा बैठाने जा रही थी। यहाँ आप 35-36 हज़ार कुछ एकड़ ज़मीन को एक्वायर करते हैं। आज के समय में इस पूरे मूवमेंट का फ़र्क ये पड़ा, उसने ये दिखाया कि आपको, और एक्चुअली टाटा ने प्रपोज किया केवल 4000 एकड़ ज़मीन को मांगा है। 4000 एकड़ ज़मीन का मतलब है कि बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन और अन्याय, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं जस्ट ये रेखांकित करना चाहता हूँ कि यहाँ तक कि रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए भी जो मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट का भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ये था कि जिस प्रकार से जो मनमानापन जो था पब्लिक पर्पस को डिफाइन करने का, उसके जो न्यूआंसेस थे, जो डिटेल्स थे, उन सबों पर इसका बड़ा असर पड़ा। तो नतीजा ये हुआ कि इसमें वर्ल्ड बैंक भी इस पूरी चीज़ में
उसकी भी भूमिका आ गई। और इस पूरी भूमिका में चूँकि मूवमेंट ने तो बहुत तरह तरह के सवाल उठाए, लेकिन वर्ल्ड बैंक के एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे, संभवतः प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट थे, माइकल सर्निया ने इसके एक पूरी एक रणनीति वर्ल्ड बैंक की ये उन्होंने बनाई, जो आज तक उसको माना जाता है। मैंने आने के पहले कोशिश की कि अपने आप को अपडेट करूं लिटरेचर से कि क्या हुआ, बहुत समय हो चुके हैं, लेकिन मैंने पाया कि बहुत नई बात नहीं है, चीज़ें वही हैं, सवाल आज भी वही हैं। आप ये कह सकते हैं कि क्यों डिस्प्लेसमेंट, ये सवाल निश्चित रूप से दब गया, जो सबसे अफसोस की बात है। जो अल्टरनेटिव का सवाल था वो दब गया, वो अफसोस की बात है। और जो सवाल रह गया वो रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन की बात, और उसमें भी बेसिकली कंपनसेशन को ही जैसे वो रिहेबिलिटेशन हो, इस तरह का सवाल यही रह गया है। लेकिन माइकल सर्निया की बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश में जो नीतियां हैं उसमें उसका बड़ा प्रभाव है। माइकल सर्निया ने कुछ एक इम्पोवरिशमेंट मॉडल, माइकल सर्निया ने कहा कि कुछ जो पहले की टर्मिनोलॉजी थी कि कोलेटरल डैमेज होगा, एक मिलिट्री शब्दावली है, बम गिरेगा तो भाई जिसको मारना है, जो हमारा टारगेट है वो तो मरेगा, लेकिन 2-4 और भी मर जाएंगे, उससे कोलेटरल डैमेज होगा। वर्ल्ड बैंक ने पहली बार नर्मदा आंदोलन के बाद ये कहा कि नहीं, कोलेटरल डैमेज शब्द जो है, ये मिलिट्री शब्द इस डोमेन में आना ही नहीं चाहिए, ये हमें स्वीकार नहीं है ना। तो उसने एक मॉडल दिया, उसको कहते हैं इम्पोवरिशमेंट मॉडल, और उसके जो कंपोनेंट थे उन्होंने कहा कि कोई भी रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन को इन सभी इम्पोवरिशमेंट के जो घटक हैं इसको एड्रेस करना होगा। सवाल यही आएगा आगे कि क्या इसको एड्रेस किया जा सकता है, जिसमें से क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि क्या क्या इम्पोवरिशमेंट रिस्क हैं, लैंडलेसनेस है, जॉबलेसनेस है, होमलेसनेस है, मार्जिनलाइजेशन है, इंक्रीज मॉर्बिडिटी मोर्टालिटी है, ये सब तो वेल नोन है, फूड इनसिक्योरिटी है, लॉस ऑफ एक्सेस टू कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं। और फिर वो कल्चरल डोमेन की बात करते हैं, जहाँ कहते हैं सोशल डिसआर्टिकुलेशन भी साथ साथ होता है। अब जैसे यहाँ से आपने लोगों को मध्य प्रदेश से उठाया, कहा कि 550 किलोमीटर दूर पर, कुछ जगहों पर 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर पर लोगों को रिहेबिलिटेट करने की योजना बनी। आपने कहा कि तुम्हारे मंदिर को चलो हम पूरा मंदिर ही उठा के वहीं पे यही ईंट होगा, सब कुछ होगा, यही डिजाइन होगा, यही वहाँ पर स्थापित करेंगे, तुम्हारे कल्चर के प्रतीक भी रखेंगे। किसी के पूर्वज की हड्डियाँ वहाँ पर गड़ी हुई हैं, किसी ब्रह्म बाबा में किसी की आस्था है, क्या उसको लाया जा सकता है? आप किसी को कहीं ले जाते हैं, भाषा बदल गई, आपकी भाषा वहाँ नहीं चलती, सोशल स्ट्रक्चर बदल गया, एक जगह पर उतने लोगों को नहीं रख सकते, नए तरह के आपने हाउसिंग बनाए, पुराने हाउस घर कैसे भी थे, कच्चे पक्के जैसे भी थे, गलियां जैसी भी थीं, लेकिन वो एक सामाजिक ताने बाने का हिस्सा था। उसके साथ साथ लोगों के रिश्ते आपस में डिफाइन होते थे। क्या उन रिश्तों को वापस, अब जो नए घर आपने बड़े अच्छे अच्छे लेन बनाए है ना, आधुनिक तरह के घर दिखाए, क्या ये घर उन रिश्तों को फिर से पुनर्जीवित करके वहाँ ला सकते हैं? और क्या लोग, अब ये जो नए रिश्ते बनेंगे तो जो सोशल आर्टिकुलेशन जिसको बोलते हैं कल्चरल टर्म्स में, क्या अब वो वैसा रह सकेगा? सामाजिक जो नेबरहुड है, नया नेबरहुड है, इनके साथ रिश्ते कैसे होंगे? तो ये माइकल सर्निया ने ये सब कुछ सवाल रखा। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक की नीति ये होगी और वो हर देश को इन्फ्लुएंस करेंगे कि इन सवालों को डील किया जाए। नतीजा इतना ही हुआ कि कंपनसेशन का जो सवाल था वो बेहतर हुआ। ऐसा नहीं कि सबको मिला है। 1990 के पहले का जो अध्ययन था वाल्टर फर्नांडीज का, उन्होंने दिखाया कि 25% से भी कम लोगों को, अगर नाम मात्र को कुछ भी कंपनसेशन मिला, वो भी 25% से कम लोगों को मिला था जिनकी ज़मीनें गई थी। लेकिन संभवतः ये चीज़ें बेहतर हुई और कई तरह की चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की गई। लेकिन मुझे मालूम है कि नर्मदा के लोग, ये नर्मदा छोड़िए, जो रिलायंस का जो पेट्रोकेमिकल का इंडस्ट्री है सूरत का, जिसके बल पर अंबानी हुए, हर साल वहाँ एक, मैं वहाँ पर सूरत में सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ में था, हर साल वहाँ एक कस्टमरी एक रैली निकलती है रिलीफ की मांग करते हुए कि किसी को रिलीफ या रिहेबिलिटेशन नहीं मिला था, लेकिन मिला था एक हिस्से को। अंबानी ने क्या किया कि उनको ट्रक दिए, एक जनता के बीच से ही एक हिस्से को उन्होंने कोऑप्ट किया अपने सिस्टम में, और उनको अपने काम के बहुत सारे जो आउटसोर्सिंग आज हम बोलते हैं, लेकिन इस तरह के ठेके दिए, और अब उन्होंने इस जनता के बीच में ही अपना एक लठैत वर्ग तैयार किया।
जो एंटरप्रेन्योर है आज के डेट में या बिजनेस कम्युनिटी के लोग हो चुके हैं, जिनके पास अब साधन हैं और जो अदानी के पक्ष में आर्टिकुलेशन देते हैं। और अगर दो पीड़ितों को आप खड़ा करेंगे तो ये भी दो पीड़ित जो पोटेंशियल पीड़ित थे ये खड़ा होंगे कि नहीं, हमें तो क्या लाभ हुआ, अदानी ने तो हमारे जीवन को बदल दिया। तो खैर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से मेरा समय पूरा मैंने कर लिया, तो इसको अगर पूरी तरह से बात कहीं पर काटा जाए तो पूरा एक विकास की पद्धति है, और विकास की इस पूरी पद्धति में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो आप कह सकते हैं कि कैपिटल है, और जो पूरा प्रोसेस टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है और टेक्नोलॉजी कैपिटल इंटेंसिव है, और ये जो पूरा कैपिटल है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो टाइम इंटेंसिव है, समय की वो मांग करती है। पूरे वर्ल्ड बैंक का जो उनका जो मॉडल था इम्प्रोविजमेंट मॉडल, और उस पर बेस पे जो रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी थी, जो हमारी आज की पॉलिसी काफ़ी हद तक उसी पर आधारित है। इम्प्लीमेंटेशन के सवाल तो छोड़ दें, अलग करें, लेकिन केवल पॉलिसी या जो पेपर पर है उसकी बात करें अगर, तो वहाँ अब ये ज़रूरी हो जाता है कि पर्पस क्या है, इकोनॉमी में ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है ना, और लेकिन ये लोगों को, जनता को देखेंगे, लोगों को, जो लोग अफेक्टेड होते हैं उनको ये अनप्रोडक्टिव करता है। आप यहाँ पर एक ट्राइबल जो है वो अपने ढंग का एक प्रोडक्शन प्रोसेस में था, शहर के अंदर में आप उसको अब लाए नए जगह पर, उसकी वो सब ज़मीन खेती होती की वो सब जो या जिस तरह की खेती उसे आती थी वो सब खत्म हो गई। अब वो वहाँ पर क्या होगा, तो वो एक अनप्रोडक्टिव फोर्स का हिस्सा होता है। शुरू में वो कंपनसेशन पे जीते हैं लोग, बाद में अब जाके कहीं कोई गार्ड बनता है, कोई कुछ करता है, किसी तरह के काम करते हैं। एक टेक्नोलॉजी लगातार ये चर्निंग करती है जिसमें जो प्रोडक्टिव है वो अनप्रोडक्टिव होता है ना, तब तक, और नया जो रिजर्व आर्मी है लेबर फोर्स की वो उसको फिर से ज्वाइन करती है। और ये चर्निंग जो है ये इसने जो पूरा मॉडल है इसने इस चर्निंग को काफ़ी बढ़ा दिया है। मार्केट का इसमें एक और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हो गया है, क्योंकि दो तरह से बात है कि पब्लिक पर्पस को तो स्टेट डिफाइन करेगी, लेकिन जो एक्विजिशन है वो ऐसा नहीं कि वो पब्लिक सेक्टर के लिए, पब्लिक जो गवर्नमेंट करती थी वो अब प्राइवेट सेक्टर के लिए कर सकती है, जिसमें कंपनसेशन देने की जिम्मेवारी प्राइवेट की है। निगोशिएशन में भी प्राइवेट का रोल होता है, लेकिन नोटिफाई करने का, एक्विजिशन का काम स्टेट करती है। और अभी जैसे ये सारी प्रक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट काफ़ी बढ़ चुकी हैं, तो अभी तो हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है कि ये सब कितना हुआ है। हम इतना जानते हैं कि इस देश में 500 से ज़्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, जिसकी शुरुआत चाइना नहीं की थी। ऐसे जोन्स जहाँ पर लेबर राइट्स सस्पेंडेड होंगे, देश के बहुत सारे कानून वहाँ पर सस्पेंडेड हो जाते हैं, है ना। तो इसके कारण से कितने डिस्प्लेसमेंट हैं, क्या हैं, हम लोग जानते नहीं हैं, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि जो पूरी विकास की जो धारा है, जो मॉडल है, जिसका हम सब बेनिफिशियरी, हम सब उसी में सफल होने की, अपने भी, अपने बाल बच्चों के, सबको सफल देखने की हम आकांक्षा रखते हैं। हो सकता है यहाँ बैठे हुए एक आध अपवाद भी हों, मुझे यही विश्वास है कि अपवाद शायद होंगे। नियम तो यही है कि यहाँ भी जो बैठे होंगे सब ऐसे ही होंगे, हम सब लोग, मैं भी हूँ उसी तरह का हूँ, और इसी में हम सबका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। और लेकिन जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इसमें मेरे जानते कोई अभिजात्य नहीं है। अगर अभिजात्य की क्लासिकल परिभाषा में जाएं, जो दिया जाता है, यहाँ पर सब मिडिल क्लास के लोग हैं। हो सकता है इसमें से कुछ अपर मिडिल क्लास हो, कुछ लोअर मिडिल क्लास हो, कोई सामान्य मिडिल क्लास हो। ये मिडिल क्लास है, ये अभिजात्य नहीं है। आपके लिए हो सकता है साहित्य में जो अभिजात्य शब्द है ये कुछ विचारों के एक समूह के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। सोशलॉजिकली या इकोनॉमिक्स में जब अभिजात्य की परिभाषा की जाती है, किसी भी सोशलॉजिकल लिटरेचर में, तो हम लोग जो लोग हैं इनको एलिट नहीं कहा जाता है ना। ये एलिट क्लास की परिभाषा खैर अलग है। हम मन में हमारी आकांक्षा हो सकती है, हम नकल मार सकते हैं, हम वैसा नाटक कर सकते हैं, एलिट दिखने की तमाम कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन हैं तो नहीं हम लोग वहाँ पर। तो ये पूरा जो अभी का जो ये पूरा समय है, इस समय में ले दे की स्थिति ये है कि विकास सबको चाहिए, और इसीलिए विनाश जो उसके साथ साथ है, या जो विस्थापन है, ये कंसर्न वहीं तक है जहाँ तक कि कंपनसेशन की बात है। और उस कंपनसेशन भी, माने कंपनसेशन जो है वो पूरी तरह से रिहेबिलिटेशन या रिसेटलमेंट भी नहीं है, इसके बावजूद ये सब कुछ कंपनसेशन तक सीमित है। इम्पोवरिशमेंट मॉडल जो है वो
इसी तरह से एकेडमिक सेमिनार में बोलने सुनाने के लिए है, क्योंकि जॉबलेसनेस को एड्रेस करने की किसी क्षमता अब तो है नहीं, है ना। तो इस तरह की जो सिंपली जो बातें थी उसमें आपने हाउसलेसनेस को किसी हद तक एड्रेस जरूर किया है। लैंडलेसनेस को पूरी तरह से एड्रेस कर ही नहीं सकते थे, ऐसे भी हैवी लैंड जो ये है कह सकते हैं कि जो बड़ी दबाव वाला देश है तो उसको एड्रेस नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग यहीं पर हैं। बुनियादी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ के जाऊंगा। बुनियादी सवाल यही है कि विकास की कोई वैकल्पिक अवधारणा, जिसको मुझे मालूम नहीं कि वो क्या हो सकती है, लेकिन उसके कुछ प्रिंसिपल्स ज़रूर लोगों ने बताए हैं, काफ़ी इस पर शोध हुआ है। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसमें एक प्रिंसिपल बुनियादी तौर पर यह है कि जिस गति से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम लोग आजकल ये जो बोलते हैं कि ये पूंजीवाद एक्सट्रैक्टिव पूंजीवाद है, तो ये जो एक्सट्रैक्शन है वो रेट ऑफ रिजनरेशन से को एक्सीड ना कर जाए, उससे आगे ना निकल जाए। इस तरह के कई 4-5 मूल रूप से मैंने नोट किया था, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि इशारा हो रहा है। तो ये आज यही स्थिति है कि उसको कैसे एड्रेस करें हमें नहीं मालूम। इसीलिए विस्थापन के दर्द पर हम कुछ लिख सकते हैं, और बहुत अच्छा लिखा गया है विस्थापित लोगों के दर्द पर। विस्थापित व्यक्ति कोई आंकड़ा नंबर नहीं है, वो इंसान हैं, सबके अपने स्टोरीज हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। विस्थापन को चुनौती कैसे देंगे हमें मालूम नहीं। और एक लेखक थे, उनका नाम केवल आपको याद दिलाने की कोशिश करना चाह रहा था मैं, कि उनका नाम था पीडी जेम्स, जिनका एक नॉवेल था चिल्ड्रन ऑफ मैन। चिल्ड्रन ऑफ मैन में उन्होंने 90 के दशक के एक ऐसे समय की कल्पना की है जहाँ की सारे जो पुरुष हैं वो इनफर्टाइल हो चुके हैं, सारी औरतें जो हैं वैसी हो गई हैं कि जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी, कंसीव नहीं हो पाएंगी। और उसके बाद से जो समाज बनता है, जो सोशल लाइफ बनता है, उसके बारे में औरतों के नैरेटिव्स हैं उस उपन्यास में। और ये इन्होंने एक टेक्नोलॉजिकल जो पूरा मॉडर्नाइजेशन है, इस चीज़ का एक मेटाफर के रूप में इसको इस्तेमाल किया है, इस फर्टिलिटी को। और ये हमारा समाज उसी तरह की इनफर्टिलिटी के हालत में है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा मुझे लगता है कि खुश है, एक छोटा हिस्सा उससे चिंतित है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेन जी। आपने एक भिन्न धरातल पर अपनी बातें रखी हैं, और विकास को लेकर के जो बातें आपने कही, या रिहैबिलिटेशन या सहायता के संदर्भ में, उस पर बहुत बहस की जा सकती है। उसके बहुत सारे आयाम हैं, क्योंकि विकास का आज़ादी के बाद के दौर में जो मॉडल था, आज वो तो मॉडल है नहीं, बहुत कुछ बदल गया है। और जिस मार्केट इकोनॉमी की आप बात कर अभी आपने अंतिम में कही है, तो मुझे ध्यान आता है केदार जी की एक कविता है बाजार। उस कविता में एक पंक्ति आती है कि यह बाजारों का समय है, इसमें न धूल है न जनता, दोनों को साफ कर दिया गया है। और उसी बाजार में अमरूद को अपनी जगह बनानी है, और वो अमरूद जैसे तैसे मशक्क़त करने के बाद फुटपाथ के किसी एक कोने में जाकर के अपनी जगह बना पाता है। कविता मुझे लगता है संकेतों में बहुत सारी बातें कहती है।